Assalamu alaikum and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सूरत हाल जो हो रही है वो अनरेस्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है खासी तशवीश लोगों को है, और जो लोग रात भर जाग कर भी देखते रहे इस सूरत हाल को, सुबह उठकर उनकी और सबकी यही ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि किस तरीके से देखा जाए कि वहाँ पर मामला क्या चल रहे हैं। तो हमारे शो में बहुत कुछ होने जा रहा है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हमारे शो का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे पहले हमने कोशिश की है कि पहले आपको डी चौक की सूरत हाल, इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अपडेट करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कह रही है, ये हम जानने की कोशिश करें। हमारे नुमाइंदे डी चौक पर मौजूद हैं और ये अब कुछ देर बाद आप देखेंगे हमारे नुमाइंदे, ये देखिए आप सूरत हाल का हम जायजा लेंगे और फील्ड पर जैसे कि 365 के नुमाइंदों ने रिपोर्ट किया मुसलसल। मुर्तज़ा रॉय ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और इस्लामाबाद को मुकम्मल क्लियर कर लिया गया है। 500 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला अटक पुल बंद है। अटक खुर्द के मकाम पर रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर जुबाड़ लगा दिए गए हैं और इस पर PTI का मौक़िफ़ आ रहा है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि उन पर हमला किया गया है, पुरअमन मुजाहिरीन थे जिन पर हमला किया गया है और इससे मुताल्लिक़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहाँ पर हुई। दूसरी तरफ इंतज़ामिया जो मौक़िफ़ दे रही है कि हमने इस्लामाबाद को क्लियर कर दिया है और शरपसंद अनासिर को हमने बिल्कुल भी वहाँ से हटा दिया, किसी को भी अब इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर वो मौजूद है। मुर्तज़ा रॉय जो कि मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे फील्ड पर मौजूद हैं, मुतहर्रिक है बहुत ज़्यादा, इस वक्त भी हमें ज्वाइन किया है डी चौक से। मुर्तज़ा, क्या सूरत हाल डी चौक की आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल हमें ज़रा बताइए। थैंक यू ज़ुहैब एंड सर्विस फॉर हैविंग मी इन दिस शो। और अभी डी चौक में बिल्कुल सुकून है। जो कल के हालात थे वो आज हमें नज़र नहीं आ रहे और एक रात के अंदर अंदर ही यहाँ के हालात और सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। कल हम देख सकते थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका पलड़ा कल हमें भारी नज़र आ रहा था, क्योंकि 400 से 500 नौजवान तो यहाँ तक भी पहुँच चुके थे और यहाँ पर एक हमें बहुत बड़ी भयानक सूरत हाल नज़र आई कि यहाँ हैवी शेलिंग हो रही थी और इसके अलावा कारकुनान की जानिब से शदीद पथराव का सिलसिला भी यहाँ पर हो रहा था। लेकिन अभी डी चौक पे मुकम्मल सुकून है और डी चौक के करीब ही 1 किलोमीटर दूर जहाँ पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का जो मेन काफिला था वो यहाँ पर मौजूद था और हम ये तवक्को कर रहे थे कि पुलिस और रेंजर्स इस काफिले पर काबू नहीं पा सकेगी और आसानी के साथ ये काफिला रात को यहाँ पर डी चौक होगा और यहाँ पर आज धरना चल रहा होगा। लेकिन रात को जो पुलिस और रेंजर्स है उसकी स्ट्रेटजी बड़ी मुख्तलिफ थी और एक ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया और उसके बाद हमने ये देखा कि इस तमाम एरिया की जो लाइट्स है वो पहले ऑफ की गई और उसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो उसका आगाज किया गया। उसके बाद एक बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं वो की गई हैं। इस वक्त हमारी इत्तलात ये हैं कि कोई 500 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के अलावा जो उमर अयूब को भी हमने साथ में देखा था, उसके अलावा जितनी भी क़यादत थी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो फिर यहाँ से फरार हुई है। जब वो फरार हुए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन यहाँ पर मौजूद थे उनके दिल टूट गए थे। कुछ इतला तो ये भी है कि उनके जो उनका कंटेनर था उसके माइक ख़राब हो गए थे, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो कंटेनर्स के अंदर भी मौजूद नहीं थे और वो यहाँ से जा चुके थे। तो जब वो जा चुके थे तो पुलिस के लिए और फोर्सेस के लिए बहुत आसान हो चुका था उसके बाद कि वो ग्रैंड ऑपरेशन करते और यहाँ से सबको मुंतशिर करते और फिर कारकुनान अपनी गाड़ियाँ भी छोड़ के यहाँ से मुंतशिर हुआ। अभी थोड़ी दूर बिल्कुल राइट साइड पे कोई 2 दर्जन जी। मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद में आसपास में कोई प्रोटेस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ से जितने भी कारकुन थे उनको मुंतशिर किया जा चुका है और इस बार एक और हिकमत अमली अपनाई गई है कि ये जो कारकुन जो अटक पुल के ज़रिए से पंजाब में दाखिल हुए और पंजाब से फिर इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं, अब अटक पुल के ज़रिए से ये वापस जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा। तो अटक पुल को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर कंटेनर्स की एक लेर खड़ी कर दी गई है और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँचा दी गई है और इतलात यही हैं कि वहाँ पर अब बड़ी तादाद में जो गिरफ्तारियाँ हैं वो पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। यानी अभी जो काफिले आप ये कह रहे हैं डी चौक से तो क्लियर हो गया है, लेकिन डी चौक के बाद जो सूरत हाल है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्कैटर्ड यानी प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा, गिरफ्तारियां होंगी उनकी।
यस, इस्लामाबाद के अंदर वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है, मुकम्मल तौर पे इंतजामिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब रास्ते भी खोले जा रहे हैं इस्लामाबाद के, खास तौर पे जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्ते हैं और 70 मकामात पर ये रास्ते बंद किए गए थे, वो तमाम के तमाम रास्ते खोले जा रहे हैं। मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो रहे हैं, लेकिन अब जो हालात कशीदा होंगे वो हमें ऐसा लग रहा है कि अटक पुल पर ज्यादा हमें नजर आएंगे, क्योंकि ये कारकुन अब अटक पुल की जानिब सारे चले गए हैं और इनके पास सैकड़ों मुर्तजा राय हमें डी चौक की सूरत से मुतर रहे थे और उनका ये कहना है सरबत के डी चौक में और इस्लामाबाद में तो सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन अटक पुल के बारे में बहुत कहा जा रहा था कि अटक पुल तो क्रॉस करके तो आ गए थे मुजाहिरीन, लेकिन उसके बाद अब वापसी अगर उनकी हो रही है तो वहां से पुलिस मौजूद है, वहां पर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल बनी है। अब हमारे पास अब इसके बाद हुआ ये कि जब ये ऑपरेशन हुआ पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो मुतज़ाद खबरें आना शुरू हो गई और उसमें बताया गया कि अली अमीन गंडापुर फरार हो गए हैं, बुशा बीवी वहाँ से फरार हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो वहाँ पर मौजूद थे बड़े डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे थे कि लीडरशिप कहाँ चली गई है, दीगर जो लीडरशिप है वो भी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये एक खबर जंगल की आग की तरह फैली और मुतज़ाद इससे मुतालिक इत्तलात आई। हमारे साथ बुशा बीवी की हमशीरा मरीम भट्टू साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए बुशा बीवी कहाँ पर इस वक्त मौजूद है, खैरियत से हैं वो? मैं आपकी इमीडिएटली इससे पहले सुन रही थी कि जी अली अमीन साहब वहाँ से फरार हो गए, बुशा बीबी फरार हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो फरार हो गई। उनकी गाड़ी पे आपको पता होना चाहिए कि फायरिंग की गई, उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए, शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। वो लास्ट टाइम है कि जब उनको लोगों ने वहाँ पर देखा, उसके बाद लोगों को पता नहीं लगा कि उनकी गाड़ी के साथ क्या हुआ, उनको एब्डक्ट कर लिया, गाड़ी कहाँ चली गई। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी वो पार्टी में से कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ से वो केपी के चली गई, जो कि मुझे बड़ा वियर्ड लगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी भी वहाँ से नहीं निकलती, बिकॉज जैसे कि वो बहुत डिटर्मिन्ड थी वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन जब इन्होंने इतनी सारी फायरिंग शुरू की तो उसके बाद जो भी उसको फरार आप नहीं कहेंगे, फरार चले नहीं कहते उसको, लेकिन ये कि वो कहाँ रवाना हो गई कुछ आपको ये कह रही हूँ कि नहीं, वो फायरिंग से भी नहीं भागने वाली, वो फायरिंग से भी नहीं डरने वाली, मुझे ये पक्का पता है। तो फिर आपको तशवीश क्या है? आप निकाला गया। अच्छा जी जी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? उनको वहां से फोर्स करके, वो अपनी मर्जी से हो ही नहीं सकता कि वो वहां से गई हो। अब मेरा उनसे राब्ता जब वहां से उसके बाद से बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने पार्टी के लीडर्स को भी बार बार रिक्वेस्ट की कि आप उनको, जो हमारी फैमिली में से किसी का भी उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ सिंस देन, और वी वेरी कंसर्न्ड। और अली अमीन से कोई राब्ता हुआ आपका? नहीं, किसी से नहीं हुआ। अली अमीन साहब के भाई से हुआ था, अली अमीन साहब से नहीं हुआ। और ऐसी तरह है कि वो दोनों साथ हैं, अली अमीन और बुशा बीबी? मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि आप मेरी बीवी से बात कराएं, क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ कि हुआ क्या। मेरी अभी तक बीवी से कोई बात नहीं कराई गई, बीवी तक कोई मैसेज, और अगर वो बिल्कुल खैरियत से होती और उनका फ़ोन सब वर्क कर रहा होता तो वो फ़ौरन फैमिली को मैसेज करती। तो वहाँ से उनके साथ क्या हुआ और उनको किस तरह से जो है उनको फोर्सफुली, आई एम प्रीटी श्योर कि वो अपनी मर्जी से वहाँ से नहीं निकली, क्योंकि वो, मुझे पता है कि वो किस डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ पे थी। तो हुआ क्या ऐसा, आप क्या समझती हैं? एहतजाज कॉल ऑफ भी हो गया, तर्जुमान ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है पीटीआई के, अचानक से ऐसा क्या हुआ? आप क्या समझती है, लीडरशिप ने कोई ऐसा इकदाम उठाया जो पहले से नजर आ रहा था कि एक पेज पर नहीं थी? 2 दिन से आपको पता है कि लीडरशिप, जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, उसकी कोशिश यही थी कि एहतजाज को कैंसिल कराया जाए। मल्टीपल टाइम्स वो खान साहब से मिलने गए, खान साहब ने नहीं बात मानी। उन्होंने बुशरा इमरान खान पे कोशिश की कि उनको कन्विंस करें, उन्होंने कहा कि नहीं, जो खान साहब का हुक्म है मैं तो उसके अकॉर्डिंगली करूँगी। तो फिर आफ्टर ऑल दैट जब उन्होंने देखा कि ये दोनों जो हैं वो अपनी जगह डटे हुए हैं, तो फिर तीसरा रास्ता यही उनको वायलेंस का मिला, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मासूम लोग जो कि बिल्कुल उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, उनके साथ जो क्रूअल्टी हुई है आज, अब तो कल होगी, वो बिल्कुल एक डार्क डे फॉर पाकिस्तान। It will be remembered as a dark नहीं, day ये जो आप बात कर रही हैं इसमें तो देखिए कंफर्मेशन हो गई। 2-3 चैनल्स पर बैरिस्टर साहब ने आके कहा कि खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर संजानी में आप जलसा करना चाह रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए तो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशूज़ नहीं, कर लें आप। और ये पैगाम भी पहुंचाया बुशा बीबी को, लेकिन वो नहीं मानी बुशा बीबी। झूठ बोल रहे हैं बैरिस्टर साहब। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको 100% बता रही हूँ, बैरिस्टर साहब को ले आए। बैरिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं और पहली दफ़ा नहीं बोल रहे।
कई दफ़ा बोलते हैं, किसके कहने पे बोलते हैं आपको भी पता है। बैरिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। बुशरा इमरान को जो खान साहब ने कहा, ये लोग खान साहब को जाके जेल में बार बार खान साहब को ये कह रहे थे कि आप कह दें कि पीछे संजानी या इस्लामाबाद से बाहर धरना दे दें, और खान साहब नहीं मान रहे थे। Right. खान साहब ने बिल्कुल नहीं माना। इन्होंने खान साहब को कहा वीडियो बना दें, खान साहब ने नहीं बनाई। खान साहब ये लोग जब फाइनल मिलने गए तो खान साहब बैरक से भी नहीं इनको मिलने आए बाहर। ये लोग को उनको फिर बैरक, खान साहब की बैरक में भेजा गया। Right. तो दे आर लायर्स, आई एम सॉरी टू से, बट दे आर लायर्स। मरियम साहिबा, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से बात हुई है उनकी फोन पे बात कराई गई है बानी पीटीआई की, इमरान खान साहब की और अली अमीन गंडापुर की फोन पे बाकायदा बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है कि यहाँ कर लें आप। इज देयर एनी ट्रूथ इन दैट? नहीं, अगर होता तो देखें, खान साहब का जो हुक्म है, उनकी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थी। उन्होंने बुशरा इमरान को कहा था, और बुशरा इमरान ने बताया भी था कि जब तक खान साहब की आज़ादी नहीं होगी, खान साहब खुद आके बाहर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अगर धरना पावर पकड़ेगा और इनके ऊपर तो मुज़ाकरात होंगे, और खान साहब नहीं चाहते थे कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी और डिसीजन ले अदर देन हिम। तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक वो बाहर आके, बिकॉज हिज रिलीज वाज द फर्स्ट कंडीशन, कि वो बाहर आएंगे और फिर वो मुज़ाकरात करेंगे। तो ये आपकी फाइनल कॉल थी, इसका मतलब है बात हुई होगी। जी मैं ये नहीं कहती कि बात नहीं हुई होगी, पर खान साहब नहीं मान, ये कम्युनिकेट नहीं किया, ये मैसेज नहीं है, संजानी वाला नहीं है, वो यही है कि डी चौक जाना नहीं। खान साहब बात कराने में उन्होंने किया होगा, उन्होंने कन्विंस करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन खान साहब नहीं माने, आप ये कह रही हैं। अच्छा ये बताइए, फाइनल कॉल आपकी ये थी, तो फाइनल कॉल को सबोटैज करने के लिए जिसने भी किरदार अदा किया, तो आप ये समझती हैं कि आपकी जो लीडरशिप है उसमें से बहुत से प्रोमिनेंट नेम्स हुकूमत के साथ यानी मिले हुए हैं, इंतजामिया के साथ मिले हुए हैं? हुकूमत के साथ, इंतजामिया के साथ मिले हुए या नहीं है, बट दे डिडंट हैव द स्पाइन टू स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ देयर पीपल। जी। और कहाँ ले जाया गया होगा बुशरा बीबी को? आप कह रही है कि बुशरा बीबी को ले जाया गया, कौन ले जा सकता है? यानी पुलिस उनको हिरासत में ले सकती है, कहाँ रखा जा सकता है उनको मुमकिन तौर पे? वो बुशरा बीबी खुद बताएंगी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जब उधर फायरिंग शुरू हुई और उनकी गाड़ी पे भी हुई, और उनकी गाड़ी पे जो आई विटनेसेस ने बताया कि उनकी गाड़ी पे जो मोटे वाले डंडे बैटन्स टाइप के वो मारे जा रहे थे उनके शीशों पे, और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकले, उसके बाद सब भगदड़ मची हुई थी, किसी को पता नहीं लगा। वो अब बुशरा इमरान जब आएंगी, जहाँ पर भी उनको रखा गया है, ले जाया गया है, मैंने आपको ये बताया कि रात से अभी तक फैमिली में से किसी के, हमने सब नंबर्स पे कॉल की, जो लोग उनके साथ थे, जो ड्राइवर उनके साथ थे, जो गार्ड उनके साथ थे, हमने सब नंबर्स पे कॉल किया, हमें कोई। मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि आपकी किसी और प्रोमिनेंट फिगर से बात हुई है अपनी पार्टी के? असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब साहब हैं, किसी से आपका कांटेक्ट हुआ है जस्ट टू टेक एन अपडेट? जी, मेरे सलमान अकरम साहब से बात हुई थी। Right. और उसके बाद शेख वकास साहब से बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे जब ये कहा कि वो उधर केपी के थे, तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी बात कराएं, क्योंकि जब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी और मुझे हालात मालूम नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ये पता था कि बुशरा इमरान के लिए, और मुझे ये पता है भी कि बुशरा इमरान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी, तो वो ऐसे आराम से खुद तो निकलने वाली थी नहीं वहां से, वो बिल्कुल नहीं निकलती। आई नो 100% कि उनको बुलेट्स लगती, जो वो शी वाज नॉट गोइंग टू लीव। तो उनको कैसे वहां से, किसने फोर्स किया, क्या किया, वो खुद बताएं। आपने शेख वकास की बात की, शेख वकास से आपकी क्या बात हुई है? तर्जुमान है वो पार्टी के, और जब कॉल ऑफ किया है इस एहतजाज को, तो शेख वकास की तरफ से किया गया होगा ना, उन्होंने क्या बताया? शेख वकास से मेरी कॉल ऑफ के बारे में नहीं, उनसे मेरी बीवी के बारे में बात हुई थी, लेकिन मुझे ये क्लियरली पता है कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ये थी कि खान साहब के अलावा कोई इसको कॉल ऑफ नहीं कर सकता। सो इफ यू आस्क माय व्यू पॉइंट, तो धरना अभी भी जारी है, इनके पास कोई पॉलिटिकल कमेटी, किसी के पास कोई राइट नहीं था टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। राइट। मरियम साहिबा, ये बताइए इस वक्त पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है? वेयर डज पीटीआई स्टैंड एंड व्हाट इज द सिचुएशन दैट यू फोरसी? I can't speak for PTI because मैं PTI में कोई लीडरशिप पोजीशन होल्ड नहीं करती हूँ। Right. तो I will leave that to the PTI leadership कि वो क्या उनका है। What I can tell you is for बुशरा इमरान कि वो जैसे ही आएंगी जहाँ पर भी उनको रखा गया, ले जाया गया, तो वो दोबारा कोशिश करेंगी। She is not going to let it go. She is not going to take it easy.
उनके हस्बैंड की जान का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, शी विल नॉट टेक इट इजी। और जिन्होंने भी ये इसको सबोताज किया है, करने की कोशिश की है, मैं उनका मामला जो है, हम हमेशा कहते हैं कि हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि बुशरा इमरान वाज वेरी डिटरमिन्ड टू बी देयर एंड नेवर एंड शी वुड नेवर लीव लाइक। और आप कह रही हैं कि अली अमीन से भी आपका राब्ता नहीं हो सका? मरीम साहिबा आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बात? जी जी जी, बिल्कुल अब आ रही, अब आ रही। जी, मैंने कहा अली अमीन साहब से बात नहीं हुई, उनके भाई से हुई, सलमान अकरम साहब से हुई, शेख वकास से हुई, शहबाज साहब से हुई, काफी सारे लोगों से तो हुई। उन्होंने मैं क्या तो बताया? पूरी- अली अमीन के भाई ने क्या बताया? उनको भी नहीं पता कुछ? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि वो केपीके में है, तो मैंने उनको ये कहा कि अगर वो केपीके में अपनी फ्री विल और वो सही होती हैं, ठीक, उन्होंने कहा सही है, मैंने कहा ठीक है, सही होंगी, लेकिन अगर वो अपनी फ्री विल से वहां पर ले जाएगी होती तो वो अभी तक हमें फैमिली को किसी ना किसी को Contact कर मैसेज कर देती। देती कि बिल्कुल। मैं यहाँ से वहां जा रही हूँ, क्योंकि वो जाहिर बात है कि उनको ये पता है। अब ये देखें कि हम लोग पूरी रात से नहीं सोए, हमारी फैमिली में से कोई पूरी रात से नहीं सोया, ऑब्वियसली। तो वो हमें इतना जरूर बता देती, उनको पता था कि फैमिली वरीड होगी, तो हमें मैसेज जरूर कर देती कि भाई मेरे मेरे साथ ये हुआ है, मुझे इस तरह की सिचुएशन फेस है, लेकिन हमारी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं तो है। मरियम साहबा, यानी आप शुरू से ये समझती हैं कि डिस्कनेक्ट था बुशरा बीबी और जो सियासी कमेटी है उसके दरमियान? आपके सियासी कमेटी के जो रहनुमा हैं वो ये चाह रहे थे कि एहतजाज डी चौक तक ना जाएं और वो संजानी तक ही हम करें, या उससे पहले ही कर लें, या कॉल ऑफ कर दें, ये सोचा ही जा रहा था आपकी सफ़ों में? मैं ये नहीं समझती कि सब ये सोच रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स जो खान साहब से बात करने गए वो कन्विंस थे, तो वो खान साहब से बात करने गए, क्योंकि अगर वो कन्विंस ना होते तो वो क्यों ट्रबल करते खान साहब को वो। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो लीडरशिप खुद डिसीजन नहीं कर पाती, दैट इज नॉट गुड। क्यों खान साहब ने जब कहा है कि ये कंडीशंस हैं, अगर इस पे वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं आप करें, अदरवाइज नो, तो फिर वो उनको क्या जरूरत है कि जाके खान साहब को कहेंगे जी हम मान धरने की पोजीशन पॉइंट चेंज कर लें। अगर वो उन 4 या 5 जो कंडीशंस थी जो खान साहब ने कहा उस पर बात होती, तो फिर जाके खान साहब से कहते कि जी दूसरी साइड ये कह रही है और हम इसके ऊपर क्या एक्शन लें। ये ऐसी चीजों पे तो जाना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये बात आप वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि बुशरा बीबी अगर वहाँ से गई हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया है, और आपकी जो अली अमीन के भाई से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि केपीके पहुँच चुकी हैं, तो पार्टी की तरफ से उनको ले जाया गया है कि आप चलें यहाँ अपनी जान बचाएं अभी। अब वो जो लास्ट मैंने आपको पॉइंट बताया कि जहां पे लोगों ने उनको देखा और उनकी गाड़ी पे हमला हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, और बाकायदा लोग उनकी गाड़ी को, जो अननोन, जो हम कहते हैं नामालूम अफराद, वो बड़े बड़े डंडे उनकी गाड़ी के शीशे के ऊपर मार रहे थे। उसके बाद वो वहां से जो है अली अमीन 2 गाड़ियों पे थे, तो अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो वहां से अली अमीन साहब उनकी गाड़ी में आए हैं या ड्राइवर के आए, वो मुझे, आपको मैंने बताया कि वहां से वी डोंट हैव एनीथिंग, एनी न्यूज ऑफ आफ्टर दैट। और वो वीडियोस में भी हैं जब उनकी गाड़ी पे हमला हो रहा है, उसकी लोगों ने वीडियोस भी अपलोड की हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो अब खुद ही वो बताएंगे। अच्छा मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि पार्टी के वर्कर्स के अगर बारे में हम बात करें कि उनका इस वक्त क्या स्टांस है? आपकी जब शेख वकास से भी बात हुई तो उनके मोराल पे, उन वर्कर्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस पर कोई बात हुई आपकी? वर्कर्स तो जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और कई तो रास्ते में थे और मेरे साथ कांटेक्ट में भी थे, सिंध से लेडीज आ रही थी, केपीके से बहुत सारे लोग हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं, दे वर नॉट रेडी इवन आफ्टर ऑल दीज एट्रोसिटीज, इतने लोगों को शहीद कर दिया, दे वर नॉट रेडी टू बैक ऑफ। एक्चुअली वो ये कह रहे थे कि अब हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, तो अब तो हम इनके लिए भी बैठेंगे कि इनका खून रायगा ना जाए। Right. तो the workers are not ready, they're still not ready, और इसीलिए मैंने, आप देखें कि मैंने ट्वीट भी किया है कि ये एहतजाज कैंसिल तब होगा जब खान साहब कहेंगे। तो फॉर मी एंड वर्कर्स लाइक माई सेल्फ एहतजाज जो है वो जारी है, और मैं तो ये समझती हूँ कि दूसरे शहरों में भी। और बात ये है कि ये कौम की बात है, मुल्क की बात है, अगर लोग नहीं निकलेंगे और ये अपने rights मरकजी के लिए लीडरशिप तो- देखें, बुशरा बीबी की तो बात आपने बता दी, और अली अमीन की मरकजी लीडरशिप वर्कर्स के साथ खड़ी हुई है, अभी उनमें से कोई है या फिर सब अपने घरों को जा चुके हैं? क्योंकि अभी भी 400 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो गई हैं। अटक पुल पर भी ये प्लान है इंतज़ामिया का कि वहाँ अगर वापस जाने की तरफ रवाना होंगे तो वहाँ से भी लोग गिरफ्तार arrest किया हो जाएगा, तो उनको अनअटेंडेड बिल्कुल कोई लीडरशिप सामने नहीं आ रही इस सिलसिले में? लीडरशिप तो मेरा ख्याल है कि कल से ही आप भी देख रहे होंगे कि गुम ही थी, जिनको आप लीडरशिप कहते हैं, मतलब गौहर साहब, एंड आई एम वेरी वोकल यूजुअली अबाउट यू नो कि अगर कोई इस तरह का हो रहा हो तो गौहर साहब को आप देख लें, शिबली साहब एंड ऑल दैट, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजीज टू दीज जेंटलमैन,
कि ये लोग वहाँ नहीं थे। Right. मुझे तो नहीं नजर आए जिस तरह से आना चाहिए था। शेर मरवत साहब थोड़ी देर के लिए आए, चले गए। वो कई लोग को रिप्रेजेंटेशन हमें नजर नहीं आई। मतलब देखें, इतने सारे एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, 5-5 लोग भी लेकर आते, कहीं तो बिल्कुल मिसिंग थे। ठीक है, पंजाब में बहुत ब्लॉकेट है, बहुत। और ये देखें ना, हुकूमत को भी देखें कि कहते हैं कि जी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट के आए नहीं लोग। भाई आप एक दफा कंटेनर्स हटा के देखें, आप एक दफा रेंजर्स हटा के देखें, फिर आप देखें क्या लोग निकलते हैं, उनको इजाजत और दें। पंजाब की क़यादत की आप बात कर रही थी, पंजाब नहीं निकला, पंजाब की क़यादत नहीं निकली। पंजाब में उनके ये कि जी बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेड है। लेकिन मैंने ये देखा कि सिंध से बहुत सारे और बलूचिस्तान से इतनी दूर से लोग आए, तो इनको भी पंजाब से निकलना चाहिए। अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर लीडरशिप ओनरशिप ले, लीडरशिप को ओनरशिप लेनी चाहिए। लीडरशिप इज द नेम ऑफ करेज, ओनरशिप। लीडरशिप में I courage mean, नहीं है, जी, जी, जी। we've seen this as a pattern also. ये पहली बार तो नहीं है जो हो रहा है। मरियम साहबा, थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और मौक़िफ़ पेश किया। यही बात है कि लीडरशिप नज़र आए, सेकेंडली पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ नज़र आए। बिल्कुल। इट और हैज़ अपनी टू बी बहन क्लियर से मुतालिक वो ये कह रही है कि उनकी भी बात नहीं हुई है, उन्होंने उनको भी नंबर्स उनके ट्राई किए हैं, उनके साथ जो गार्ड्स हैं और दीगर जो लोग उनके आसपास थे उन सब के नंबर्स बन जा रहे हैं। लेकिन अली अमीन के भाई ने उन्हें ये इत्तला दी है कि बुशरा बीबी केपी के पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ये बात मानने से इनकार ही है। हाँ, वो ये कह रही है कि बुशरा ऐसे बीबी हो जा नहीं नहीं सकता, सकती वो थी, बैक ऐसे डाउन नहीं उनको करेगी। लेके जाया गया। बिल्कुल। सो अभी हमें सिचुएशन नहीं पता एग्जैक्टली कि बुशरा बीबी कहाँ हैं और उनका किसी से सच डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ, बट जैसे ही होता है इंशाल्लाह वी विल अपडेट यू। एक छोटी ब्रेक सी लेना ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते चलते हैं क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिम्बाब्वे को हराया है, बदला ले लिया है पहली शिकस्त का। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से शिकस्त दे दी है। शाहीनों ने ज़बरदस्त अटैक किया। अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 विकेट्स ली हैं। सलमान आगा ने मेज़बान टीम के 3 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। जिम्बाब्वे की टीम 145 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब ने बेहतरीन धुआंधार इनिंग्स के लिए, बड़े अच्छे हमारे यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन हैं और 17 चौके और 3 छक्के इसमें शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए हैं और 146 रन का हदफ 19वें ओवर में पाकिस्तान ने हासिल किया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। देखें आज आपका मूड ही कुछ और है। क्या कर सकते हैं, क्रिकेट से इतना हमें लगाव है, इतना फैन है। बिल्कुल, इट्स बीन अ वंडरफुल कमबैक बाय द ग्रीन। तो कुछ बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए जी, शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। थैंक यू। ग्रीन शर्ट्स ने शानदार कमबैक किया है, क्या कहेंगे आप? जाहिर है जब कोई टीम जीतती है तो उसको अप्रिशिएट तो करना ही होता है और एक अच्छी जीत ली है उन्होंने। और इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि हम एक ऐसी टीम से खेलना है जो ऑन रैंकिंग पे बहुत नीचे है, तो अगर आप उनको एक बड़े मार्जिन से डिफीट दें तो आप साबित करते हैं कि आप उनसे बहुत अच्छी टीम है। तो ये चीज इस मैच में नजर आई, मगर जाहिर है कि हम एक मैच हार भी चुके हैं उनसे। जी तो कंसिस्टेंसी वाली जो एलिमेंट है, अगर वो टीम में नहीं आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक अच्छी टीम है। और इस मैच को जीत के अब अगर मजीद मैचेस को भी वो इसी कंसिस्टेंसी से जीते और इसी तरह इतने बड़े मार्जिन से जीते, तो मैं समझता हूँ ये साबित करना पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि वो एज कम्पेयर टू जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम है। जी अच्छा, जलाल साहब ये भी बताइएगा कि जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी पिछले मैच में ऑब्वियसली हमें नहीं नज़र आई। हमें आगे जो मैचेस, आने वाले मैचेस हैं, उसमें क्या इसी लीडरशिप और जो हमारी कॉम्बिनेशन है उसको लेके चलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बॉलर्स एंड बैट्समैन? देखिए, क्योंकि इस टूर पे जैसे जब इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टूर हुआ वहाँ भी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और अभी भी हम देखते हैं कि अभी तक टेस्ट एंड ट्राई वाला एलिमेंट चल रहा है। जी जो विजडम चाहिए एक कोचिंग टीम यानी कोच की और मैनेजमेंट की, वो विजडम में नजर नहीं आ रही। हम ये नहीं कह पा रहे कि ये प्लेयर वाकई इंटरनेशनल लेवल पे
एक अच्छा प्लेयर होगा तो हम इसको फुल अपॉर्चुनिटी दें। तो ये चीज नजर आई। जैसे अभी हम साइम अयूब की बात है, तो साइम अयूब को मैंने अंडर 15 में आइडेंटिफाई किया था, हमारी एकेडमी से ये इंडिया टूर पे भी गया था, तो वहीं इसका टैलेंट नजर आ गया। आप इम्प्रूव तो बहुत ज्यादा किया है, मगर एक जो बेसिक टैलेंट और स्टैंडर्ड होता है ना, जी। वो हम अर्ली एज में ही देख लेते हैं। तो ये विजडम टीम मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। हर एक को खिला के देखना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आप इतने अक्लमंद होने चाहिए कि आपको पता हो कि कौन से ऐसे प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते खिलाना है और उनको चांस देना है। अभी जैसे मैं फैसल अकरम के लिए कह सकता हूँ, जी। ये इंटरनेशनल मटेरियल है। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका कॉन्फिडेंस, इनके पास जो वैरायटी है बॉलिंग करने की, वो रेयर होती है। अच्छा जलाल भाई, साइम अयूब की थोड़ी सी मजीद बात करें। जी, साइम अयूब की थोड़ी और बात करते हैं। करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की है उन्होंने, और हमें तो आपने जैसे कहा कि बहुत ही टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है, वो दोनों हर तरफ खेलते हैं, सारी शॉट्स उनकी क्रिकेट। तो टेम्परामेंट का मसला साइम का थोड़ा सा है और जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बन सकता है लड़का। मेरा ख्याल है टेम्परामेंट को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है उसमें, और खासतौर से जितना शॉर्ट फॉर्मेट होता है, वहाँ आपके पास टाइम थोड़ी होता है लेने का। आपको तो अर्ली इनिंग में ही अटैक करना होता है। हाँ, अब उसको जो अपने उसके पास ऑप्शन ऑफ शॉट्स है, उसकी मैक्सिमम उसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो जजमेंट है शॉट्स खेलने की, जिसे हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, वो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यानी कि सही बॉल को सही जगह पिक करे। टेम्परामेंट आप शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको फौरन ही अटैक करना है, और आपके पास जो ऑप्शन है वो आप यूज करेंगे, और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको लेना पड़ता है। टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा मैं, T20 और इवन वनडे की बात कर रहा हूँ। तो वो टेक्निकली साउंड है, ऑप्शन ऑफ शॉट बहुत सारे हैं। हाँ, अगर हम सब कह रहे हैं उनमें टैलेंट है, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी से करें। उसके लिए उन्हें अच्छी प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस उनमें है, और सपोर्ट विद टीम मैनेजमेंट जो कि उन्हें मिल रही है, वो सब है। अब उनको अपनी जो डिसीजन मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ शॉट सिलेक्शन, वो थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, और कंडीशन को लिटिल बिट अडॉप्ट करना पड़ता है। जी, अच्छा, और बॉलिंग की अगर जलाल भाई बात करें, तो हम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोगों को हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस जैसे अबरार ने देखे एक बड़ा, और हम जो टेस्ट मैच भी जीते पाकिस्तान में जो हुआ, उसमें स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही, और 50 ओवर्स में भी एक परमानेंट मौका उन स्पिनर्स को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और अब कल खेला अबरार, उसने 4 विकेट्स ले लिए हैं। तो एक टीम का हिस्सा बना देना चाहिए। 11 में 2 स्पिनर्स आपके ऐसे हों जिनको बस अब आप परमानेंट जाएं, और फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी और आगे के जो टूर्नामेंट्स हैं। या बिल्कुल सही। अब आप हमारे तो आखिर दिन तक तजर्बा ही करते रहते हैं ना। अब आप जितने भी देख लें, आप T20 वर्ल्ड कप देख लें आखिर तक, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप देख लें आखिर तक, चेंजेस आप करते रहते हैं। तो इससे क्या चीज जाहिर होती है? इससे ये चीज जाहिर होती है कि आपको वो डिसीजन लेना ही नहीं आ रहा होता, आप डर रहे होते हैं, आप हर दफा हर किसी को खिला रहे होते हैं। अबरार की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अबरार ने परफॉर्मेंस दी है यहाँ। इससे पहले टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दे चुका था वो होम सीरीज में। वहां से फिर इतना गैप क्यों आया उसको? ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। देखिए, मिस्ट्री टाइप बॉलर जो होते हैं वो हमेशा शॉर्ट फॉर्मेट में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जी। तो उनको जब उसने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, फिर इतना बड़ा गैप वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप सब में क्यों आया उसके लिए? इसका मतलब या तो उनके पास वो विजडम ही नहीं है कि किसको वो समझे कि कौन सा प्लेयर किस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, या ये कि इसमें कोई पीछे पे कोई और पॉलिटिक्स हो सकती है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो हमें करने की जो जरूरत है वो ये है कि हमें एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए 1 और 2 3 प्लेयरों में, अगर बॉलिंग की बात कर रहा है, कि भाई ये वो प्लेयर हैं जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म देंगे। हमें डरना नहीं चाहिए। जब थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आप फैसला करते हैं, तो आप रिस्क फैक्टर लेते हैं, तो तभी आप अच्छा कर पाते हैं। अब अबरार ने जब टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, तो इट मींस ही इज ए गुड बॉलर। जो टेस्ट में परफॉर्म करता है, मैं तो उसको यानी कहता हूं टेस्ट और वनडे आप कह रहे हैं कि सबसे एटलीस्ट टेस्ट और वनडे की टीम तो हम सिमिलर रख सकते हैं, वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, पावर हिटर्स, जी बताइए। जो मैं आपको, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने खामा-खाई प्लेयरों पे टैग लगाया हुआ है कि ये वनडे का, ये टेस्ट का। अभी हमारे पास इतने ऑप्शन है नहीं। हमें तो वो जो बेस्ट प्लेयर हैं उन्हें लेना चाहिए, चाहे वो वनडे में हो, चाहे वो टेस्ट मैच में हो, चाहे वो T20 में। सिर्फ उनकी जो एडॉप्टेशन ऑफ द फॉर्मेट है वो उनकी अच्छी करा दो। अब एक, जैसे मेरी जाती राय में, शान मसूद
टेस्ट से बेहतर वनडे और T20 का प्लेयर है, मगर उसको टैग लगाया हुआ टेस्ट मैच का, पता नहीं क्यों लगाया हुआ। अब या तो वो एक्सप्लेन करेंगे भाई हम किन चीजों को टेस्ट मैच में देखते हैं और किसमें वनडे में देखते हैं या T20 में देखते हैं, क्या चीज देखते हैं प्लेयर में, Right. वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा। अब ऐसी तरह बहुत से प्लेयर इसमें खेलना है, वो वनडे का टैग लगा हुआ है किसी भी टीम, तो एक्चुअली कोई पॉलिसी और सिलेक्शन ऑन द मेरिट इन टर्म्स ऑफ कि भाई performance को नहीं performance T20 का होगा तो इसमें क्या क्या खासियत होगी कि T20 राइट का player। जलाल साहब और अगर थोड़ी सी अपडेट आपसे हमें चैंपियंस ट्रॉफी की चाहिए। 29 नवंबर को एक मीटिंग भी हुई आईसीसी की, होनी है एक सॉरी मीटिंग। 29 नवंबर को होगी। उसमें क्या देखते हैं आप, किस डायरेक्शन में जा रही है? हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या लगता है क्या डिसीजन आएगा? देखिए, हम तो पीछे हिस्ट्री को देख के कह सकते हैं ना क्या होगा। इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना उसने कह दिया है, इन्हें अल्टीमेटली हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, ये इसका एक सलूशन है, ठीक है ना। अब आप बनने खा बने रहेंगे तो फायदा नहीं है। लेकिन यानी अल्टीमेट आप ये कह रहे हैं कि भाई इसका सलूशन जो है वो इसका हाइब्रिड solution मॉडल है और hybrid यहीं पर आपको model जाना है। पड़ेगा। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया ये जलालुद्दीन मैं- साहब। जी इतने दिन से कह रहा हूँ ये बात, बिल्कुल आज आप से ये नहीं कह रहा रहे हैं, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो जलालुद्दीन साहब, इसके लिए जी हमारा वक्त थोड़ा कम है लेकिन आप बहुत मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना मौका पेश किया। वही बात है हम जो बिल्कुल कर रहे थे, कंसिस्टेंसी ऐसी आएगी कि आप कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को खिलाएं। एक ब्रेक हमने लेना है, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बेहतरीन है जी। आज हमारे साथ आमना खत्री ने ज्वाइन किया है और वो एक एस्थेटिक प्रोसीजर्स करती हैं, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स करती हैं। मुझे लग रहा है मैं फीमेल फहद मिर्जा से बात जी करने मैं वाली ये कह हूँ। रहा हूँ, आप बात करें, मैंने इसलिए आपसे कहा था ऐसे ही है, कि आप बिल्कुल करें। जी। सो आमना अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए द गोल्डन क्वेश्चन फॉर मी व्हिच आई आल्सो आस्क्ड फहद नॉर्मली बिकॉज ही इज प्रीटी मच इन द सेम फील्ड एज यू आर, कि भाई मर्द हजरात और ख़वातीन, एक कॉन्सेप्ट है कि ख़वातीन ही नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स और एस्थेटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि मर्द हजरात भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट हाउ दे लुक, व्हाट देयर हेयर लुक्स लाइक, व्हाट देयर नोज लुक्स लाइक, व्हाट देयर बॉडी लुक्स लाइक? तो आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सी सेक्टर से ये पेशेंट्स आते हैं? First of all, walaikum assalam and thank you so much for inviting me. और I was looking forward for this interview. अच्छा जी, आपका जो सवाल है इसमें यह है कि मैं बिल्कुल मेंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन I have so many clients जो अपने हस्बैंड्स के लिए मुझसे पूछती हैं कि आप हमारे हस्बैंड का ये मैं तो ट्रीटमेंट रब्ता करने वाला था आपसे। राइट जी जी। तो वो फिर जो है पूछती हैं मुझसे कि आप पीआरपी, जैसे मर्दों को हेयर पीआरपी की आजकल बहुत ज़रूरत हो गई है, और लेकिन ऑब्वियसली मैं करती नहीं हूँ तो उनको आगे कहीं रेफर कर देती हूँ, बट डेफिनेटली मेंस आर मोर इनटू दीज प्रोसीजर्स नाउअडेज कि उनको अपनी जॉ लाइन शार्प चाहिए होती है। which is good that वो सेल्फ कॉन्शियस हैं समझती और हैं अपने और चाहिए होती है। लुक्स के लिए फिक्रमंद हैं। मर्द भाई आप ये हजरात मर्दों को की भी बात करते हुए हंस क्यों जरूरी रही है? ठीक है, अगर चाहिए होते तो चाहिए होते ना। इसमें ऐसी क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल, किसको अच्छा नहीं लगता to look good। राइट। बिल्कुल सही अच्छा बात। आमना, ये बताइए, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये प्रोसीजर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कई बार यहाँ पाकिस्तान में भी ख़वातीन आती हैं ये कह के कि जी हमारी बेटी को गोरा कर दे, उनकी शादी नहीं हो रही, या उनकी नाक ठीक कर दे, उनकी शादी होने वाली है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो डॉक्टर्स हैं वो कर देते हैं। आप क्या प्रैक्टिस करती हैं? आप मना करती हैं, आप कहती हैं कि नहीं ये नहीं ज़रूरत, या आप भी कहती हैं ठीक है जो मरीज़ को चाहिए वो कर लेते हैं? देखिए, यहाँ पे यूके में ना बहुत ही टाइट रेगुलेशंस हैं और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। एज फहद भाई जो है यूएस में आई थिंक प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया ही होगा उस चीज़ का।
पाकिस्तान में? कि इन यूके, यूएस और इस तरह की कंट्रीज में जो रेगुलेशंस है ना वो बहुत ही ज्यादा टाइट हैं। तो Right. अंडर 18 को तो हम टच भी नहीं कर सकते, चाहे उसके पेरेंट ने कॉन्सेंट दिया हो या कुछ भी हो, तो हम उसको, ये क्रिमिनल ऑफेंस है इन दिस कंट्री। राइट। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि आपकी वाली बात कि मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा डार्क है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं उतना उसके अंदर, तो आप इसको क्या ड्रिप्स दे सकती हैं। लेकिन अगर वो अंडर 18 है तो डेफिनेटली आई वुड से नो। राइट। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी बेटी की नाक थोड़ी सी यहाँ से क्रुक थी, राइट। तो उसका बच्ची का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही लो होता जा रहा था जैसे जैसे वो एज कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नॉन सर्जिकल जो है राइनोप्लास्टी करती हैं विद द फिलर्स, तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा देखें, एक तो ये अंडर 18 है और मैं बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन वाकई पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि आप कर दें, लेकिन मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं हाथ नहीं लगाती। और अगर कुछ गलत हो जाए, बहुत सी चीजें हमने देखी हैं कि गलत भी हो जाती हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाती हैं। इसीलिए हमें ना पता है ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स को लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बोटॉक्स और फिलर्स से जो है आपकी जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, और इस तरह से तो आपको नेचुरल वे की तरफ जितना रह सकते हैं उतना अच्छा होता है। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमें जो है 2 ml फिलर अपने लिप्स में डलवाने, which is impossible। तो That's a lot. impossible। राइट। तो लेकिन कुछ बाकी इस तरह के लोग होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि वो करते हैं हमें। अच्छा आमना ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ फहद भी जाते हैं, आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेती हैं, और अगर वो पाकिस्तान में भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं तो आप यहाँ पे आके वो प्रोसीजर्स सबके सामने करती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं? जिस एकेडमी से मैंने सारी अपनी डिग्री और जो डिप्लोमास वगैरह किए हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी इनविटेशंस वगैरह आते हैं मुझे। लेकिन ये है कि मैं जाती बहुत कम हूँ, बट जाती ज़रूर हूँ, क्योंकि उससे आपको एक तो एक्सपोजर मिलता है, राइट। लोगों से, डिफरेंट लोगों से मिलना होता है। बड़े बड़े वहाँ पे सर्जन्स आए हुए होते हैं और बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स आए हुए होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस को सुन के और देख के आपको काफ़ी तो अवेयरनेस मिलती है। ऐसे जब लोगों से आप मिलती हैं, हु इज़ योर आइडियल प्रैक्टिशनर पूरी दुनिया में अगर हम देखें, तो आप किसको फॉलो करती हैं, किसके काम को एडमायर करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ काफी वो मतलब मैं जिनको एडमायर करती हूँ, दे आर मल्टीपल पीपल, और मोस्टली दे आर इन हार्ले स्ट्रीट, यू नो, इन दिस लंदन। यहाँ पे जो हार्ले स्ट्रीट में बड़े बड़े सर्जन्स जो बैठे हुए हैं, उनके जो प्रोसीजर आप यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देखते हैं, उनको देख के काफी इंस्पिरेशन होती है कि यार एक वक्त आएगा कि मैं भी इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं भी एक वक्त आएगा, आमना ये वक्त यहाँ भी आना बहुत मैं भी टॉम जरूरी क्रूज है। बनूंगा और ब्रैड पिट बनने जा रहा हूँ। मैं भी बस एक वक्त आएगा बहुत जल्दी। पाकिस्तान कब आ रही हैं? पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं, बस ये बताइए आप। पाकिस्तान, मैं अभी संडे को ही वापस आई हूँ पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान में ही थी, मैं अपने फादर को देखने गई थी, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उनकी सिस्टर्स, उनकी अम्माएं, उनकी खालाएं, they want to get treatment done from me because वो मेरे इतने रेगुलर क्लाइंट्स हैं, they trust my procedure, they trust my hands। तो उनको ये होता है कि आप पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैं घर से अपना काम ऑपरेट करती हूँ। मेरा रजिस्टर इनसाइड माय हाउस, तो उसके साथ साथ आपको पता है कि फिर घर को भी देखना होता है और फिर अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है। आमना, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और हम हमेशा यही विश करते हैं कि आपके हाथ से हमेशा खूबसूरत ही हो लोग। बिल्कुल। थैंक यू। और हम वेट कर रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आए तो जुहेब की फ्री कंसल्टेशन भी बनती है। बिल्कुल आप इनका फहद भाई से इंट्रोडक्शन करवा दो। बिल्कुल ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू आमना, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
भाई हम ये मजाकन कह रहे होते हैं, आपको ये प्रोसीजर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं समझा ये हम ऑन द रिकॉर्ड सैलून्स में बहुत बैठे होते हैं लड़के और पता नहीं क्या क्या करा रहे होते हैं, तो मैं तो कहता हूँ सही यार बात क्या है। ये ग्राउंड में जाओ, खेलो यार, क्रिकेट खेलो, क्या हाँ, कर रहे हो यहाँ ये पर? ब्यूटिफिकेशन मर्दों के साथ सही जरा चलती हाथ नहीं सही है, चलती नहीं है, अच्छी लगती अनलेस यू गेटिंग मैरिड। हाँ, तो और वो अनलेस कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ, तो जो आपको स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी नाजरीन, एक ब्रेक छोटी लेना? सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। एक बार फिर आपने सलाम किया, सलाम तो बार बार किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये आज की जो टॉप स्टोरी, सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जिस तरह वो ख़त्म हुआ, जिस तरह इंतज़ामिया ने इसको डील किया, इस पर ही हम बात कर रहे हैं। इस वक्त तो बताया जा रहा है कि डी चौक और इस्लामाबाद को क्लियर कर दिया गया है, और जो हमने आपको अपडेट दी थी वो यही कि मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया, 400 से ज़्यादा मुजाहिरीन हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया, और मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ भी होने जा रही हैं। तो इसी तमाम सियासी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया, और मुस्लिम लीग नून की उज़्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। कुछ देर बाद उज़्मा कारदार भी हमें ज्वाइन करेंगी। जी, साबिक़ गवर्नर सिंध भी है इमरान इस्माइल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तराने और वो सारी चीज़ें वो सबको याद ही है। खैर इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप क्या समझते हैं, कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से ये ख़त्म हुआ, ये होने जा रहा था, ऐसा ही ये एक्सपेक्टेड था आपको कि ऐसे ही होगा, एक बंद गली में पहुंच गए थे? देखिए, नंबर वन ये कि स्टेट के साथ किसी भी ताकत के साथ टकराना है, वो किसी भी सियासी जमात के साथ लेकिन नहीं। इमरान साहब, आपकी आवाज़ सही तरह में नहीं आ रही है, कनेक्शन हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। इमरान इस्माइल साहब से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं, अभी अनकन्फर्म भी रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं, लेकिन इससे पहले हम जो रिपोर्ट करते आए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को हम देखते आए हैं, तो उसमें एक डिस्कनेक्ट कभी नज़र आता है हमें। खान साहब जब से गिरफ्तार हैं, लोगों में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनमें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, फिर लीडरशिप में भी एक डिस्कनेक्ट, विद इन द लीडरशिप भी डिस्कनेक्ट है। फिर लीडरशिप में जो एक अभी बुशरा बीबी जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं जब वो जेल से रिहा, एक बार फिर हमारा रब्ता हुआ है। इमरान साहब जी, फरमाइए, आपको ये एक्सपेक्टेड था कि इससे ये ख़त्म होना है, एहतजाज और जो हुकूमत अमली अपनाई जा रही थी उसमें यही निकलना था? देखिए, पीटीआई की इस वक्त लीडरलेस जमात है, जो एक बहुत मकबूल जमात बेशक है अवाम में, लेकिन लीडरलेस है। और जो लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं या जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी जमात को लीड कर सकें या इतने बड़े प्रोग्राम को लीड कर सकें। एक तरफ तो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान बिलाशुबा, लेकिन वो जेल में है, और जेल में होने के साथ साथ उनका राब्ता भी नहीं है बाहर के लोगों के साथ। वही 4-5 लोग हैं जो जाके खान साहब को एक अजीब अजीब अलिफ लैलवी दास्तानें सुनाते हैं और उसके ऊपर वो डिसीजन ले लेते हैं। और बाहर जो लीडरशिप मौजूद है, वो कल हमने देखा कि पॉलिटिकली नई लीडरशिप थी, ना उनके पास खाना था लोगों के लिए, ना उनके पास बैकअप जनरेटर्स थे, ना साउंड सिस्टम था। और वो इतनी बड़ी रैली को लीड करके वहाँ पे डी चौक पे जाना और बजिद होना, और फिर रात को हमने देखा कि बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये मान गए थे लास्ट मीटिंग में कि जी गवर्नमेंट की ऑफर थी कि टर्नॉल पे मूव कर दिया जाए, तो उसके लिए खान साहब मान गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसको रिफ्यूज करना, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ जो हुआ, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा हुआ। मासूम लोग मारे गए और उनकी लाशें अस्पताल में रखी हैं, जो कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में ये मुमकिन नहीं होता कि आप 25-30 लोग मार दें। अच्छा जी, इमरान साहब, आप लीडरलेस पार्टी को बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टी, वो लीड कर रही हैं, सो आप उस लीडरशिप को नहीं मानते? देखिए, बुशरा बीबी तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर नहीं थी। बुशरा बीबी इमरान खान की ज़ौजा ज़रूर हैं, उसके लिए वहाँ तक तो उनके लिए इज्जत और एहतराम का मामला है, और है भी, करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जब बात आती है, तो लीडरशिप ये नहीं हो सकती कि बुशरा बीबी लीड करें या कोई और लीड करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उनके अपने लीडर्स मौजूद हैं, उनको सियासी फैसले कर लेने चाहिए थे, क्योंकि
अगर आप सियासी फैसले लीडरशिप के हाथ से निकाल के कहीं और दे देंगे तो फिर इस तरह की चीजें होंगी उसमें मौजूद। इमरान साहब देखिए, आप ये देख रहे थे पहले से, आप अगर 2-3-4 साल पहले हम चले जाएं, बुशरा बीबी जब से आई हैं खान साहब की ज़िंदगी में, वो हमने मीटिंग्स की भी बड़ा जिक्र हुआ, जहांगीर तरीन साहब और फिर वो जो फैसले तब्दील करने वाली बात और सारी चीज़ें, तो ये आप फोर्सी कर रहे थे कि ऐसा होने जा रहा है, वो एक पैरेलल क़यादत, और इससे पहले रेहाम खान साहिबा को भी, उनको तो खैर रोक दिया गया, लेकिन ऐसा होना था, आप ये समझ रहे हैं पैरेलल लीडरशिप चल रही है जो चल नहीं सकती किसी भी जमात में। देखें, एक तो ये कि इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से और ये पॉलिटिकल गैप पैदा हुआ, और जो हुआ पीछे आपने देखा कि जो लीडरशिप थी उनकी, जो हम लोग जो सारे थे वो पार्टी छोड़ गए या छुड़वा दी गई पार्टी उनसे, और उसके बाद तो बिल्कुल ही एक हेडलेस चिकन की सूरत हाल हो गई थी। नहीं, जेल से पहले की अगर हम बात करें, वो उस्मान बुज़दार मैं का पहले की बात कर रहा हूँ, वो वाला, जी खान साहब के जेल जाने से पहले ही हमें पार्टी छुड़वा दी गई थी ना, तो मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। नहीं, जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब आप पावर में थे और उस्मान बुज़दार साहब आ गए और वहाँ जो पॉलिसी मेकिंग होती थी, पार्टी के फैसले होते थे, हुकूमती फैसले होते थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट बुशरा बीबी की, तो उस पर भी आपको तशवीश थी और आपको लग रहा था वो मुझे देखें, मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो फैसले बुशरा बीबी के थे या नहीं थे। बहरहाल तस्वुर यही किया जाता है और हम सब ये जानते हैं कि ये उस्मान बुज़दार और डिफरेंट जो फैसले थे उसमें बुशरा बीबी का जरूर मशावरत या उनका मशवरा शामिल था और इंतहाई गलत था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाकामियों में एक बड़ी अगर आप देखेंगे वजह रही है जो हुकूमत गिरने में, वो उस्मान बुज़दार रहे, और ना बुज़दार की कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनके लिए इतनी बड़ी जंग ली जाती, ना ही वो बुज़दार कोई ऐसी बड़ी शख्सियत थे कि जिनके लिए कोई ऐसी जंग ली जाती, ना अवाम में मकबूलियत का उन्होंने कोई रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी गलतियों में से एक, बड़ी गलतियों में से एक गलती थी। राइट। इमरान साहब ये बताइएगा, इस दफ़ा ये पूरे प्रोटेस्ट में और इस पूरे सिनारियो में हमें पंजाब में जो पीटीआई की लीडरशिप है वो नज़र नहीं आई, बहुत कम दिखाई दी, फोर फ्रंट पे नहीं थी, उसकी क्या वजूहत देखते हैं आप? मेरा ख्याल है पंजाब की देखें, जहाँ पे भी लीडरशिप मौजूद नहीं होगी ना, वहाँ पर ये सारे मामलात होते हैं। अब पंजाब की जो लीडरशिप है वो बाकायदा से ट्वीट कर रहे हैं। सलमान अकरम आजा साहब ने ट्वीट फरमाई कि जी, कल तो एक उन्होंने वीडियो भेजी कि वो गाड़ी में जा रहे हैं, हर जगह से पीछे एक बंदा ना बंदे की जात, वो अकेले घूमते फिर रहे हैं। और दूसरा फिर उन्होंने एक ट्वीट की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हालत जंग में है और जंग के अंदर हिकमत अमली जो है वो बड़ी मुदब्बराना और सोच समझ के होती है, लिहाजा आप लोग डी चौक पहुंच जाए, मैं पहुंचूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। ये कौन सी लीडरशिप है? और ये तो मेरी समझ से बाहर है कि कभी मैंने नहीं देखा किसी लीडर को इस तरह से बात करते हुए। ये एक्चुअली ये अपने अपने फील्ड के तो माइनस लोग हैं, वो अपने लॉ में जबरदस्त मकाम रखते होंगे, लेकिन वो पॉलिटिकली नहीं है, उनको पॉलिटिक्स का तो मालूम नहीं है। तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पॉलिटिशियंस के हाथ में होनी चाहिए जो वहाँ पे मौजूद हैं, असद कैसर हैं या और दीगर दोस्त हैं जो पुराने वहाँ पर मौजूद हैं, जो वर्कर्स को भी जानते हैं, पार्टी के मिजाज को भी और इमरान खान के मिजाज को भी जानते हैं, जो लेकर बात को आगे चल सकते हो। और आप इमरान साहब क्या समझते हैं, साइड पे जाहिर है अब आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो खान साहब की गिरफ्तारी, फिर 9 मई का वाकया, उसके बाद ही लीडरशिप तो साइड हुई ना, जो पार्टी को लेकर चले 10-10, 15-15, 20-20 साल आप लोग सब साइड हो गए, तो उसके बाद कोई ना कोई तो सामने आना था, बैरिस्टर गौर सामने आ गए, फिर एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम देखते रहे, तो वो कल्मिनेट यहीं पर होना था। आप ये समझ रहे थे कि 9 मई का भी इसमें बड़ा एक किरदार है? नहीं, 9 मई का किरदार अपनी जगह है, और हमारे साथ जो हुआ तो हमारी तो अभी कोई कहानी बाहर आई नहीं, हमने तो कभी जिक्र ही नहीं किया कि हमारे साथ क्या हुआ। अब मैं तो नहीं जानता किसी एक आदमी ने भी खुशी से तहरीक इंसाफ को छोड़ा हो। मेरी 30-32 साल की एफिलिएशन है इमरान खान के साथ, मैं ऐसे कैसे नहीं चुन सकता हूँ? तो इतने तो मुनाफिक कोई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि तो 9 मई के बाद ही मामला इतने खराब हो गए ना कि देखें, अभी भी तब से ही ये बात की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी, ताकतवर हल्कों से बात होगी, लेकिन कैसे बात होगी जब इतना बड़ा एक मामला हो गया? तो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वही 2-3 लोग जो इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, तो उससे कैसे पार्टी के अहदाफ हासिल हो सकते हैं? तो नहीं हो सकता ना। देखें, टॉक्स जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या सियासी जमात के साथ, वो टॉक्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। हर सूरत में बातचीत का जो अमल है उसको जारी रखना चाहिए, और बातचीत के अमल के बाद ही ये बात आगे निकलेगी। इमरान खान के पास 2 ही तरीके हैं ना जेल से बाहर आने के, एक कानूनी जंग लड़ने का और दूसरा
एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत के साथ बातचीत करके अपने जो मामला हैं उनको सुलझाने का। तीसरा तो तरीका नहीं है। अब ये जो तरीका था, कल जो सारे लोग आए थे, तो इसके प्रेशर में इमरान खान बाहर आ जाए ये तो मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके प्रेशर में वो बातचीत शुरू हो जाए वो मुमकिन था। वो बातचीत वाला अमल तो शुरू ही नहीं और किया कल गया भी किसी हमने तरह। देखा 2-3 दिन से देखें, बात वही प्रॉब्लम ये है ना कि टॉक्स वो लोग कर रहे हैं जिनके पास इख्तियार नहीं है, जिनके पास इख्तियार है वो टॉक्स नहीं कर रहे, वो अपने फैसले कर रहे हैं। तो ये तो यही तो प्रॉब्लमेटिक बात हो गई है इसमें। एग्जैक्टली जी, बैरिस्टर साहब के ऊपर वैसे वो खुद ही जी आवाज आ रही है आपकी? नहीं, ये बीच में कोई आवाज आ रही थी। मैंने कहा बैरिस्टर साहब जो है उनके ऊपर खुद पार्टी को एतबार नहीं है उनकी बात के ऊपर और चीजों के ऊपर, तो बाकी किस तरह से वो जाके वहां से बात अच्छा करें। बुशरा बीबी, आप ये पता ही क्या नहीं। समझते? शी गॉट कैरिड अवे। वो जो उनका एक रिलेशनशिप है, जाहिर है उनकी वाइफ है वो, तो उनको तो निकालना है किसी भी सूरत, अपने खावंद को बाहर निकालना है जेल से, लेकिन वो सियासत की पेचीदगियों को और इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं समझती हैं, जिसकी वजह से कल ये सब कुछ हो गया। देखिए, पीटीआई में लीडरशिप नहीं थी और बुशरा बीबी ने लीड ली, विच इज अ गुड थिंग कि भाई ठीक है, चलो कोई उनकी फैमिली से सामने आके लीड ले। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी को करने चाहिए थे। बुशरा बीबी अकेली नहीं कर सकती हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन, बिकॉज शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन और ना ही उनको पॉलिटिकल कोई तजुर्बा है इतनी बड़ी रैलीज को लीड करने का। इसमें तो बड़े जबरदस्त किस्म के सियासी जहन और वो लोग चाहिए जो अफवाह तफहीम से भी काम लें और अवाम को भी वो काबू में रख सकें। जी बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, और वो भी वही बात कर रहे थे जो सर्व करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो जिनको फैसले लेने का इख्तियार है उनका कोई राब्ता नहीं है, उनके अंदर वो बसीरत नहीं है, और जिनको जो टॉक्स कर रहे हैं वो फैसले ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक सो देयर इज अ डिवाइड एंड ओपिनियन डिफरेंस है विद इन द पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा, बड़ी एक्टिव रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उज़्मा कारदार साहिबा, जो कि अब नून लीग का हिस्सा है, वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। उज़्मा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप ये जो कल जो कुछ हुआ है, पहले तो इस पर कमेंट कीजिए कि इसी तरह से ये होना था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेकर चल रही थी, और अब तो क़यादत में भी वो जो रिफ्ट नज़र आ रही है, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब, और फिर एक तरफ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का पॉलिटिक्स में तजर्बा नहीं, शी इज कॉलिंग द शॉट्स। तो ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जी उस्मा साहिबा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी आपसे सवाल आपने सुना या नहीं? दोबारा कर। नहीं, सवाल नहीं सुना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ उस्मा साहिबा, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरीके से कल एहतजाज ये खत्म हुआ और हुकूमत ने इसको कंट्रोल कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां इसमें शामिल हैं। एक तरफ अब लीडरशिप के अंदर भी बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और दीगर रहनुमा, फिर आप देखें कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फैसले ले रही हैं जिनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है, सियासी कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये सारे अवामिल हैं। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अबाउट टाइम कि कौम को जो हकीकत है पीटीआई की वो खुल के सामने नजर आ जाए। ये तो वो सिलसिला है जो पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, ये कोई आज की बात तो नहीं है। आपको पता है जो 3.5 साल हुकूमत थी इमरान खान की, तो वो पाकिस्तान को तो पसे पुश्त बुशरा बीबी चला रही थी, लेकिन वो हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, घरेलू खातून। असल बात तो ये है कि इमरान खान जो है वो समझते हैं कि वो अक्ले कुल हैं और उनके अलावा किसी में कोई ना सियासी बसीरत है, ना वो समझते हैं कि किसी में की कोई सियासी वैल्यू है। तो वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने मुर्शिद पे भरोसा करते थे। पहले तो वो पीछे से बैठ के चलाती थी, सारे अपने काम करवाती थी, अब खुल के सामने आ गई हैं क्योंकि वो उनको पता है कि जी मैं जो हूँ जानशीन हूँ और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं पूरा कंट्रोल ले सकती हूँ पार्टी का। तो वो मैदान में छलांग मार के आ भी गई हैं और अब आपने देख ही लिया कि छलांग मार के वो मानसहरा भी पहुंच गई हैं। तो ये उनकी कारीगरी है। मेरे ख्याल में पीटीआई को बहुत मुबारक हो। उनकी जो नई चेयरमैन है वो अब उनके सामने है। जो उनके साथ इख्तलाफ करेगा उसका धर्म तख्ता हो जाएगा और जो उनके साथ चलेगा वही फले फूलेगा पीटीआई में। ये तो पीटीआई की चले बात हो गई। जी उस्मा जी ये बताइएगा, हुकूमत ने जिस तरह इस एहतजाज को हैंडल किया है, क्या वो सही तरीका है? क्या इसमें हम देखते नहीं है कि वक्त
मुज़ाकरात के लिए है वक्त। देना चाहिए था बिल्कुल थोड़ा सा। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहिए था ये मामला। सरबत आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखें मुज़ाकरात तो वहाँ होते हैं ना जहाँ जमहूरी रवैये हों। अब जब एक जमहूरी जमात को आपने जत्था बना दिया हो और एक कल्ट में कन्वर्ट कर दिया हो, तो फिर आप किससे मुज़ाकरात करेंगे? मोहसिन नकवी साहब ने 3-4 दफा फोन किया गंडापुर साहब को, ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि देखें बेलारूस के सदर आ रहे हैं, वफद आ रहा है और वो 75 लोग बाहर के लोग आ रहे हैं जिसमें 40 तो उनके बिजनेसमैन थे। वो क्या चाहते थे? वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो अभी भी इस्लामाबाद में है और वो कभी किसी IT सेक्टर की बात करते हैं, कभी एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, पाकिस्तान की मईशत की बहाली की बात करें। तो उन्होंने बहुत उनको कहा कि आप थोड़ा मौखर कर लें। वो जब अली अमीन गंडापुर थोड़ी बात सुनने की कोशिश करते थे तो वो वहां से डंडा फिर जाता था अडियाला से। फिर उसके बाद जब यहाँ पे भी आ रहे थे तो इनकी आपस में मुज़ाकरात हुए और उनको संजरानी में उन्होंने कहा कि जी आप वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें और उसके बाद जब ये हमारे मेहमान चले जाएंगे फिर देख लेंगे आगे क्या होता है। कुछ इनके जो लीडरान हैं, कुछ सेंसिबल लोग भी तो हैं, लेकिन उनकी कोई वक़्त वैल्यू नहीं रही। अब बैरिस्टर गोहर है या उमर अयूब हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में ये बात जो थी कुछ मामला तय होने तक पहुंच रहा था, लेकिन वही बात हुई कि एक जो आपकी जो नई जो चेयरमैन नजर आ रही हैं वो खुद मैदान में आके तो कूद गई। और अच्छा उस्मा साहब, ये तो उनकी बातें हो गई ना सारी। देखिए हुकूमत तो हमेशा से हम ये देख रहे हैं, ये एहतजाज नहीं, जितने भी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं पावर के जरिए उसको रोका जा रहा है। उनको जलसा करने की इजाज़त भी आप नहीं देते हैं। अगर वो लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, लाहौर से दूर जगह उनको दे दी जाती है। कहीं उनको मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। तो ये जो रिवायात है ना, ये भी हमने पहली दफ़ा ही देखी है डेमोक्रेसी में। और इतनी सख्ती अगर डेमोक्रेसी में होगी तो आप ये तसव्वुर करती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब कोई और हुकूमत आएगी तो वो किसी और पार्टी को उसका जो बुनियादी हक़ है एहतजाज का, उसे इसी तरह रोकना चाहिए, फिर इसी तरह रोका जाएगा? जोए, मैं तो आपके सवाल पे बहुत हैरान हो रही हूँ। क्या आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चेक किया? ये 9 मई को इन्होंने 30 कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन पे सिस्टमेटिकली हमला किया, रियासत पे हमला किया। फिर आप 4 महीने जमान पाक के भूल गए हैं? किस तरह से इन्होंने पेट्रोल बम फेंके, सर फाड़े पुलिस वालों के, गाड़ियां उनकी जलाई, बुरा हाल किया। फिर आपको इनके जो फाइनल कॉल्स पिछले हर दूसरे महीने इनकी फाइनल कॉल आ जाती है, उसमें आपने नहीं देखा कि किस तरह ये गंडापुर साहब गंडासा लहराते, पूरे पुलिस, KP की पुलिस, उसकी इंतजामिया असले से लेस, टीयर गैस से लेस, ये किस तरह वफाक पे चढ़ाई ये लोग करने आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जमहूरी जमात जिसने अपनी कोई एक पुरअमन जिसने अपना देखिए वफाक पर चढ़ाई का उस्मा साहब, देखिए वफाक पर चढ़ाई जब इस तरह के ये देखिए यही नैरेटिव, उधर से भी एक्सट्रीम नैरेटिव है, यहाँ से भी KPK के लोग आ रहे हैं। पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें रिगिंग चले छोड़ दे नहीं हुई है, उसके बावजूद पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है, लोगों ने वोट दिए उनको। तो इसलिए अगर थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करके उनको एंगेज किया जाए टॉक्स पर, चाहे वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त दिया जाए ना। अब कल ऑपरेशन कर दिया गया, ठीक है, क्लियर कर दिया गया, लेकिन क्या आप समझते हैं इसके रिपरकशंस नहीं होंगे आने वाले वक्त में? इससे अदम बर्दाश्त के रवैये परवान नहीं चढ़ेंगे आने वाले वक्त में? इससे जमहूरियत क्या स्ट्रेंथन होगी? आप मुझे ये बताएं कि वो जो 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए और जो कांस्टेबल शहीद हुए, वो किसी के बेटे नहीं थे, वो किसी के बाप नहीं थे, वो किसी के भाई नहीं थे? क्या उनके कोई हकूक नहीं थे? उनकी जान का जो नजराना उन्होंने दिया, क्या वो रायगा था, वो बेकार था, वो फजूल था? क्यों उनकी जाने गई? किसने कहा था कि आप इस तरह से एक इंतशारी टोला लेके आए और हर एक के ऊपर रोनते हुए चले जाएं? तो जब हकूक की बात आप करते हैं तो रियासत जो है वो सबके जानो माल की जो है हिफाजत करना रियासत का फर्ज होता है। और रियासत क्या ये इनको देती मौका कि आए चढ़ाई कर लें? बेलारूस का जो सदर है, उनके जो सारे वफद है, उनको धक्के देके पाकिस्तान से आप बाहर निकाल दें या उनको अंदर कहीं जाके बंद कर दें ताकि वो पाकिस्तान का ये इमेज लेके जाए कि ये हमारे साथ पाकिस्तान में। उस्मा जी, रियासत क्या करती है? उस्मा जी, जैसे आप कह रही हैं कि हमारे कुछ रेंजर्स की जानें ज़ाया हुई, उसी तरह
जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर भी ओपन फायर की गई, तो जाने तो दोनों तरफ से ज़ाया हुई। वुडंट इट बी बेटर कि अगर हम इसको बातचीत से दोनों पार्टी कोशिश की जाती और मुझे आप ये बताएं कि आप बताएं कि बातचीत किससे की जाती? जिस बंदे से बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं वो जब मान भी जाते हैं तो अगले दिन यू टर्न लेके तो वो उसे फिर जाते हैं, फिर वो मुकर जाते हैं। वो अडियाला से जो उनको इंस्ट्रक्शन आती है वो तो यही है कि अफरा तफरी फैलाए रखो। आपने सुना नहीं था? जी जी, देखिए इमरान खान साहब ने ये भी कहा, रुकावट नहीं डाली। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं ओपन हूँ कम्युनिकेशन के लिए सबसे मोस्ट पावरफुल पार्टी से। अब लेकिन ये देखे ना क्या, ये अब बात यही है ना कि आप सियासी जमातें एक दूसरे से बात नहीं करती, अब इसमें उनका भी हक, उनका भी ज़ाहिर पूरा किरदार है, और यहाँ से भी बयानात बड़े तुंदो तेज आते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबसे ताकतवर हल्के से बात करेंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना। ये तो अपनी जगह एक अजीब सी बात है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है तो यहाँ हुकूमत से बात नहीं होगी तो सियासत कैसे परवान चढ़े? विद इन द पार्टीज बातें नहीं हो रही। देखिए, एक तो मुझे माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करना चाहूंगी। जब आप ये कहते हैं ना कि सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी पार्टी, देखिए कितने 23 करोड़ लोग रहते हैं पाकिस्तान में, इनको टोटल 1 करोड़ वोट पड़ा था। जो 1 करोड़ वोट लिया जिस पार्टी ने, आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी पार्टी है? बाकी जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वो क्या चने बेचने आए हैं यहाँ पे? वो भी तो 2.5-3 करोड़ वोट लेके आए हैं ना, वो भी अवाम का मैंडेट लेके आए। अच्छा, अब बताएं हुकूमत का लाएमल क्या होगा? ये जो तोड़फोड़ जलाओ घिराव हुई है, रेंजर्स एहलकारों की जाने के शहीद हुए हैं रेंजर्स एहलकार, तो कोई केसेस होंगे? क्योंकि देखिए लीड तो अली अमीन ही कर रहे थे, बुशा बीबी कर रही थी, तो इनके खिलाफ केसेस होंगे, बाकायदा गिरफ्तारियां होंगी इनकी? देखिए, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। हम लोग अगर समझते हैं कि आइन और कानून जो है पाकिस्तान उसके तहत चल रहा है, तो फिर तो कानून जो है वो हरकत में आएगा। और अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है और जंगल का कानून है, तो हर चीज को फिर मादक वतन आजाद छोड़ दें, फिर सबको जो दिल करता है करने दें। पूरी जिंदगी देखिए 200 अरब का डेली नुकसान हुआ है पाकिस्तान। बिल्कुल कौन इसका जिम्मेदार है? किसने मईशत का स्टॉक मार्केट आप देखें कैसे नीचे गिरी कल, और फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज बिल्कुल ऊपर गई है। बिल्कुल, बहुत आप क्या चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के थाने पे फिर पहुंच जाए? क्या आप ये चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो जो सेना एलिमेंट्स हैं वो आगे बढ़े, स्टेबिलिटी आए, और अपने मुज़ाकरात के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज ही हल कर लें, किसी और को दावत ना दें, किसी और को ना कहें कि उससे बात होगी, उससे मुज़ाकरात होंगे। और देखें दोनों तरफ से जो तरीक़ेकार होते हैं ना, वो एक्सट्रीम पर जब जाते हैं तो मामलात खराब होते हैं। पंजाब को, लाहौर को बंद कर देना मुकम्मल तौर पर, और प्रोटेस्टर्स को ना निकलने देना, ये भी अपनी जगह गलत है। और दूसरी तरफ इस तरह के बयानात देने आना कि हम आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाइनल कॉल है, तो ये भी सियासत में इस तरह की फाइनल कॉल्स नहीं हुआ करती। सियासत में पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती है। बिल्कुल जी, उज़मा कारदार साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। दिस इज आवर टाइम चेक। आज लेट हो गए ज़ोहैर, मेरे पास तो है ही नहीं, आप टाइम चेक आप देखें टाइम चेक फॉर माय कॉफी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कॉटन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और उसमें पाकिस्तान में जितने भी कपास, पाकिस्तान का चमड़ा, दीगर पाकिस्तान की चीज़ें दुनिया भर में जानी मानी जाती है, लेकिन हम ये बात करते रहते हैं कि उसकी वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पाकिस्तान की नहीं होती है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये हो रहा है कि जनाब कपास की पैदावार में कमी और टेक्सटाइल मिल्स की कम होती तादाद, ये एक तशवीश का बायस है। तो एक रिपोर्ट पहले देखिए और इसकी वजूहात क्या है, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुल्क की तकरीबन 40% टेक्सटाइल मिल्स बंद और कपास की पैदावार पिछले 10 बरसों में 50% से ज्यादा कम हो चुकी हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इंडस्ट्री का 70% इन्हिसार कपास पर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सालाना तकरीबन 1.25 करोड़ कॉटन बेल्स की जरूरत होती है, जबकि पैदावार सिर्फ 70 से 90 लाख कॉटन बेल्स है। वक्त के साथ पैदावार में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 10 बरसों में पैदावार बढ़ने के बजाय 50% कम हो गई है। पाकिस्तान में बिजली और गैस के रेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। तकरीबन 15 सेंट्स पर बिजली मिल रही है, जबकि बांग्लादेश, भारत और चीन में 9 सेंट
100% बिजली मिल रही है। मुकामी गारमेंट फैक्ट्री मुकामी धागा फैक्ट्री से धागा नहीं खरीद रही क्योंकि 18% सेल टैक्स देना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या टेक्सटाइल और कपास की फसल की तबाही का जिम्मेदार कोई एक फरीक है या तमाम स्टेक होल्डर्स बराबर के जिम्मेदार हैं? जी, तो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन कम हो गई है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मियां उमैर मसूद साहब ने। प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद से इनका ताल्लुक़ है। मियां साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे आपने पैकेज में देखा कि 70% हमारी जो टेक्सटाइल है वो डिपेंडेंट है ऑन द कपास। टेक्सटाइल मिल्स बंद होती जा रही हैं, 50% टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। इसकी वजूहात आपके सामने क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी दुनिया जो है, आप इंडस्ट्री के बगैर जिंदा रह सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। दूसरा ये है कि कॉटन जो हमारी कैश क्रॉप थी उसके साथ जुल्म ये हुआ कि आप ये देखें कि 90s में इसका एक सीड आया था पाकिस्तान में BT1 के नाम से, और इसके अलावा कभी कोई सीड नहीं आया। हमारे रिसर्च के इदारे इस मुल्क के वो बिल्कुल फेल हैं, वो सिर्फ बैठे तनख्वाहें खा रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आपने हमारे पास 90s में जो सीड आया था, आज तक भी हम उसी की शक्लें बदल बदल के वही सीड यूज कर रहे हैं, और जबकि उसकी पेस्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गई, उसकी लाइफ खत्म हुए 20 साल गुजर गए, उसके बावजूद इस मुल्क में ना कोई सीड लाया गया। एक 2017 में हमारे साथ मीटिंग हुई गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट BT2 लाना चाह रहे थे। अब दुनिया BT बॉलगार्ड 4 पे चल रही है, वो सीड यूज कर रही है, और वो भी हमने उस वक्त भी कहा था कि ये तो एक्सपायर होने वाली आप ला रहे हैं BT2 पाकिस्तान में, आप इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएं, बेशक ज्यादा पैसे खर्चें, किसान वो महंगा सीड खरीदेगा अगर उसको इनकम होगी तो। अब जब इस मुल्क में सीड ही नहीं कोई दे रहा, कोई सीड ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, किसान ने बाहर से जाके नहीं लाना, इतना किसान के पास इतना सरमाया नहीं है या इतना उसकी कैपेसिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इसमें रोल, वो इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्री हमेशा किसान को रेट को क्रश करना चाहती है, और पिछले साल भी देखे आपके 8500 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बावजूद हमने 5000 रुपए 6000 रुपए पर मन पे कॉटन बेची। और फिर आप दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखें तो वहां पे आपकी बिजली फ्री है, हमें अभी पानी जो है ट्यूबवेल का 1800 रुपए घंटा मिल रहा है। इसी तरह वहां पे Obviously, जब वो फैसिलिटीज नहीं होंगी तो और देखिए, आप ये जो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं कि वो जो किसान दोस्त पॉलिसीज होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं कि किसान की जो यील्ड है उस पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सब्सिडाइज किया जाता है ताकि जो पैदावार जो किसान कर रहा है वो करता रहे। यहाँ तो ये होता है ना कि अगर कुछ चावल कर रहा है और उसको नुकसान हो गया है तो नुकसान होता जा रहा है, वो फिर अपनी यील्ड ही बदल देता है, तो चावल की शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। तो ये तो ओवरऑल ही पॉलिसी मेकिंग में ही प्रॉब्लम है ना कि हम किसान की वेलफेयर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इंडिया में आप देखें ना 26 क्रॉप के वहां पे रेट फिक्स है, और उसके साथ साथ सीड सब्सिडाइज है, नई टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट देती है, वो फार्मर को अपने फैसिलिटेट करती है ताकि वो दुनिया को compete करे। और अगर आप एग्रीकल्चर को कंट्रोल करेंगे, उसको सब्सिडाइज करेंगे, उसको सस्ता करेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री आगे चलेगी, आप पूरी दुनिया में अपनी चीजें भिजवा सकते हैं। अच्छा भैया साहब, एक चीज बताइएगा, 4-5 साल पहले कौन सी पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे थे कि हमने देखा फैसलाबाद में बहुत बूम था, स्मॉल बिजनेसेस चल रहे थे, रोजगार के मौके जनरेट हो रहे थे, टेक्सटाइल मिल्स चल रही थी, क्या ऐसा तब्दील हमने किया था उस वक्त और अब हम नहीं कर रहे हैं वो? सर देखिए, उसमें ये होता है कि जब इंडस्ट्री चलती है, अभी इंडस्ट्री बंद है, जब इंडस्ट्री चल जाती है, इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ही चलाती है, गवर्नमेंट कोई पैकेज दे के उसको चला देती है अगर, तो फिर डिमांड क्रिएट हो जाती है और रेट बेहतर हो जाते हैं। जब तक रेट नहीं बेहतर होते, क्रॉप्स के प्रॉफिटेबिलिटी नहीं किसान को मिलती, किसान उस पर तवज्जो ही नहीं देता, वो फसलें उसकी जगह और फसलें काश्त करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हमें तो खाद भी ब्लैक में मिलती है, हमें DAP खाद जो है, जो आज से 7 साल पहले 2400 की थी, आज वो हम 12,000-13,000 रुपए की खरीद रहे हैं। इसी तरह यूरिया खाद है, तो हम पिछले 3-4 साल से वो ब्लैक में खरीद रहे थे,
तो अगर जिस मुल्क में खाद भी ब्लैक होगी, में, पेस्टिसाइड ठीक नहीं मिलेगी, जी इसके सीड साथ बड़े ना साथ मिलेगा। मसाइल ये जब तक ठीक नहीं होंगे। मियां साहब ये बताइए कि इस वक्त क्या फ्यूचर प्लान देखती है किसान इत्तेहाद कपास की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? सर देखिए, फ्यूचर प्लान तो हम किसान इत्तेहाद नहीं दे सकता। फ्यूचर प्लान तो गवर्नमेंट ने देना होता है कि वो किसान के लिए कोई तो इनिशिएटिव आप रखते क्या हैं। उनसे मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से इस वक्त? हम सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि आप हमारा एक्सपेंसेस चेक करें और उसके बाद आप उसको फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को नजरअंदाज करके हमें क्रश करेंगे तो फिर हम फसलें काश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह नहीं चल तो सकता वो है पॉलिसीज बनाने की बहुत ज़रूरत है, उन पे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। मियां उमैर मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ना ओपिनियन शेयर किया। जैसे हमने इब्तदाइया में कहा कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, इंडस्ट्री भी चलेगी, तो ये सारा और हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि फार्मर्स को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके एक ऐसी पेन पे बात करेंगे जो जिंदगी का पेन है, कमर दर्द। तो कहीं मत जाइएगा, we'll be right back। जी वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में और ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तकलीफ है वो बैक पेन की है। ज़ुहैब को भी होती रहती है। बिल्कुल मुझे होती रहती है। स्पोर्ट्स इंजरी मुझे हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खेलने कूदने का पढ़ने का तो शौक था नहीं, तो वो बैक पेन मेरे साथ साथ ही है 10-12-15 साल से, और बड़ा मुश्किल होता है इसके साथ ज़िंदगी गुजारना, सुबह उठते हुए और सारे मामला और पूरी सेहत इससे जुड़ी हुई है। तो एक पैकेज हमने तैयार किया है और फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे वेलनेस वेडनेसडे में। कमर के दर्द ने एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसे सेहत के सबसे ज्यादा मुताल्लिका मसाइल में से एक समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक हमारे खराब तर्ज जिंदगी से 80% आबादी को जिंदगी में किसी भी वक्त कमर दर्द मुतासिर कर सकता है। कमर दर्द के तिब्बी लिहाज से कई असबाब है, लेकिन आजकल ऐसे अफराद जो ज्यादा देर बैठने का काम करते हैं या ज्यादा वक्त खड़े होकर काम करते हैं, कमर दर्द की जद में आते हैं। यूरिक एसिड की ज्यादती, कब्ज, मोहरों में खिला पैदा होना, गुर्दे में पथरी का होना भी इसके असबाब में शामिल है। भारी वजन उठाने से अचानक कमर में झटका लगना या कमर के पट्टों में खिंचाव पैदा होना भी कमर दर्द का जरिया बनता है। कमर के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द के अलग नाम हैं। सर्विकलेजिया जो कि सर्वाइकल से निकला है, ये गर्दन को मुतासिर करता है। फिर डोर्सेलेजिया जो कि कमर के निचले दर्द को मुतासिर करता है। तो ये हर तरह का कमर दर्द हमें आपको बता दिया है। अब इससे निजात कैसे पाई जाए और कैसे इससे डील किया जाए, अपनी मूवमेंट जो चौक हो चुकी है उसको कैसे बहाल किया जाए, ये सब हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक शाह साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? और डॉक्टर दुआ नसीर साहब ने ज्वाइन किया, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर तारिक, सबसे पहले तो ये बताइए कि कमर दर्द की कितनी इकसाम है? जी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कॉमन है ज़्यादातर हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो इंजरी से होती है, वेट गेन से भी होती है और उसमें कुछ डिजीज़ भी आ जाती है। लेकिन डिजीज़ चूँकि ज़ाहिर सी बात है क्रॉनिक होती हैं, उसमें हमें पहले पता नहीं चलता है। जैसे मेजर जो है बोन की टीबी और कैंसर भी इसमें होता है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो हिडन है, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्टार्टिंग में कोई इस तरह का वो नहीं है कि हमारे पेशेंट जो है रेगुलर चेकअप अपना वर्कअप वगैरह करवाएं, और उसमें ये होता है कि आर्थराइटिस भी हो सकता है, नर्व इंजरीज भी हो सकती हैं, नर्व कंप्रेशन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मसल टेयर्स हैं आपकी मूवमेंट की वजह से जो है ना। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ जो है ना बैठ के नीचे पोजीशन पे आप एक चीज़ उठा रहे हैं और एक जो है ना आप डायरेक्टली खड़े होके जो है ना आप जा रहे हैं, तो उसमें आपके मसल टेयर्स हो सकते हैं, आपकी नर्व इंजरी हो जाती है। और बाद में फिर बंदा कहता है वो फिर जब इंजरीज होती हैं तो उनको हील होने में कम से कम टाइम चाहिए होते हैं 4 to 6 मंथ। फिर उसमें ये होता है कि हम जो है ना रेफ़र करते हैं कि जी अगर आप इस वक्त इस कंडीशन में हैं तो फिर उसमें रिक्वायरमेंट आ जाती है फिजियोथेरेपी की। फिर कोशिश करें कि जो खुदा न खास्ता इस तरह की प्रॉब्लम में सडन आए हैं
तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर अपनी फिजियोथेरेपी Right. की तरफ जाएं, ना कि डायरेक्टली जो है ना पेन किलर खाना शुरू कर दें। पेन किलर ना करें। उसमें पता है वो कि खुद अपनी डॉक्टरी जो कर रहे हाँ होते हैं। वो ना करें। उसमें क्या है कि आपको नहीं पता कि आपका जो है स्टमक किस पोजीशन पे चल रहा है। राइट। अल्सर तो नहीं है कुछ, आपको किसी घर में मशवरा दे दिया जी आप पेन किलर ये खा लें, किसी ने कुछ खा ली, तो वो जो है ना नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। कहते हैं ना सबके घर में एक दंगा डॉक्टर जरूर होता है। अच्छा डॉक्टर दुआ, जी, आप पूछिए। डॉक्टर दुआ, फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, यूर अ फिजियोथेरेपिस्ट। कब एक इंसान को परेशान होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी दवाई खुद सेल्फ मेडिकेशन पे मत जाए, व्हाट इज दैट अलार्मिंग टाइम जब एक इंसान को होना चाहिए कि भाई आई नीड टू गो सी अ और डॉक्टर? कॉमन कौन सा पेन आपके पास जो लोग आते हैं क्या है? देखें सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल जो है नेक पेन, Neck जो pain. हर इंसान को वो तो है। मोबाइल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, दूसरा बैक पेन, थर्ड इज जॉइंट पेन। द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो हमें आजकल लोगों में मिल रही है। अब किस अलार्मिंग साइन क्या होता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में तो लोगों की यही प्रैक्टिस है कि जहाँ पे दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि शुरू में ही जहाँ आपको अलार्मिंग लगे कि आपको कोई ना कोई पेन ऑन एंड ऑफ आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। लाइक आप फिजियो के पास जाएं, क्योंकि पेन किलर्स तो आप देखें वक्ती आराम है। आपको क्या दे रहा है, आपने एक ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन ली, सुबह ली, 8 आवर्स का आपको रिलीफ मिला, फिर आपका वही पेन स्टार्ट हो, दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो थेरेपी में क्या होता है कि उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है स्पेसिफिकली कि किस मसल में आपकी इंजरी आ रही है, कोई जॉइंट पेन की में आपकी कौन से जॉइंट्स में आपकी गैप रिड्यूस हो रहा है, तो सब चीज़ों को रूल आउट करके फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा, जैसे मेरे साथ भी ये कमर दर्द का मसला है और मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, हॉकी बहुत खेली है, झुक के खेलते हैं हॉकी, क्रिकेट भी खेली है, हॉकियाँ लगी भी हैं, फटे शटे भी हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो होता मेरे साथ ये होता है कि पेन होता है मुझे। अब मैंने क्रिकेट खेली काफ़ी अर्से बाद, मुझे पेन हो गया बैक पेन, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं रेस्ट देता हूँ, ख़त्म हो जाता है। 4, 5, 8 महीने बाद फिर कोई ऐसी मूवमेंट हो जाती है, जर्क आ जाता है, फिर इग्नाइट। तो ये किस किस्म का पेन है, इसको क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली ये होता है कि आप रेगुलरली मोशन में नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है, तो आपकी जो मसल है वो अपनी रूटीन के हिसाब से उनकी जो मूवमेंट है वो उतनी नहीं हो रही जो आप अपनी जो है ना स्पोर्ट्स की इसमें जाते हैं। ये तो हम तो कहते हैं कि जी आपकी जो रेगुलर जो सिटिंग है 20 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, या आप 20 मिनट से ज़्यादा आप एक जगह पे सिटिंग नहीं करें, आप उसके बाद जो है ना वॉक वगैरह ज़रूर करें, क्योंकि आपकी मसल की एक कैपेसिटी होती है, उसके उस लेवल तक तो वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप मूवमेंट वगैरह नहीं करते तो उसकी पोजीशन वो हैबिट बन जाती है, फिर मसल को ब्रेन जो ट्रिगर करना होता है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जो आपका मसला है, फॉर एग्जांपल बेसिकली आपकी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि आप अगर कंटिन्यूसली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और आपने ये ज़रूर होता है कि हम कहते हैं कि भाई आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन हैं अगर आया वो पूरे हैं या नहीं है, लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी है और आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जाते हैं ऑन एंड ऑफ, तो उसमें योगा फिर आपका प्रॉब्लम आएगा। विटामिन डी जो है ना आपका जो है ना मोर देन 20 होना चाहिए एटलीस्ट, जो वैल्यू नॉर्मल हर लैब की अलग अलग दी हुए। बाज़ बात ये भी होता है कि यंग एज के अंदर या मिडिल एज के अंदर हम लोग जो है ना बड़ा गोश्त है, बाहर की चीज़ें खाते हैं, उसमें यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो ये 3-4 जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ना फोकस करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा दुआ, ये बताइएगा कि कौन, जैसे अलॉट ऑफ टाइम्स लोग लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, दफ्तरों में होते हैं, अब लोग बहुत लंबे लंबे सफ़र बाइक्स पे कर रहे होते हैं, बसों में बैठी होती हैं ख़वातीन, उनके लिए क्या वर्जिशें हैं, क्या एक्सरसाइजेज हैं जो उनको डेली बेसिस पे करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर ने भी बताया कि आपको पोजीशनिंग का अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर लैपटॉप ये थोड़ी कि लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते, बुक नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ का एक तरीका होता है, किस तरीके से किस पोजीशन पे यूज़ करना है। वही बात ना कि आप रूल आउट पहले करवाएं कि आपको प्रॉब्लम किस पोजीशन में आ रही है, उस पोजीशन जो पोजीशन ट्रिगर कर रही है उसको अवॉइड करके आपको उसकी अदर पोजीशन को तो जैसे अगर कोई बैठा हुआ है 6 घंटे के लिए लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसको किस पोजीशन में बैठना चाहिए और कितने वक्त बाद अपनी पोजीशन चेंज देखिए हर 20 to 30 मिनट्स बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, 5 to 10 मिनट्स का। यू शुड वॉक इन दैट ब्रेक। एग्जैक्टली, यू शुड वॉक एंड यू शुड रिलैक्स योर मसल्स। लाइक अगर नेक पेन है तो आप मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें, सेल्फ स्ट्रेच करें थोड़ा सा, तो इससे क्या होता है कि जो एक्टिविटी एक ही जगह ट्रिगर हो रही होती है तो उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। और फर्स्ट एड यानी अगर किसी को पेन हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि मसाज करवा लेते हैं ऑयलिंग करा के और उसको मजीद टिश्यूज,
उसका बताएं क्या करना, आइसिंग करनी है? जी एग्जैक्टली सबसे पहले हम रिकमेंड आइसिंग ही करते हैं, क्योंकि पेन जब होता है ना तो पेन के साथ साथ आपको इन्फ्लेमेटरी साइंस मिलते हैं, जिसके अंदर आपको पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होती है और फीवरिश कंडीशन भी आपको थोड़ा सा वार्म मिलता है। तो सबसे पहले हमें रिकमेंड करते हैं आइसिंग करें। कुछ लोगों का मिथ होता है कि वो हीटिंग कर लेते हैं, लेकिन कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट होता है, लेकिन मोर देन बेनिफिशियल आपका कोल्ड होता है। हीटिंग इन्फ्लेमेशन को आपको थोड़ा सा और बढ़ा देती है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं आइसिंग करना, और 10 मिनट से ज़्यादा आइस पैक भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो ट्रिगर और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाता है। अच्छा 10 मिनट्स रखना है? 10 मिनट्स बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब उनके वो मंथली टाइम होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस? ख़वातीन के लिए कुछ ऐसी विटामिन्स जो उनको रेगुलर बेसिस पे खानी चाहिए? जी देखिए, हमारे पाकिस्तान में 2-3 चीज़ों की तो हर कॉमनली फ़ीमेल के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी आप जब आपके डेज़ वगैरह आते हैं तो उससे पहले या बाद में, पहली बात तो ये कि आपको डाइट आपको अच्छी रखनी चाहिए। डाइट में जैसे मॉर्निंग टाइम में आप जो है ना आप एग वगैरह ले रहे हैं, आप जो है ना आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है, साथ में फ्रूट अच्छे हैं, फिर आपका इवनिंग टाइम में आपका जो है ना लंच अच्छा हो रहा है, उसके साथ तो आपकी जो विटामिन आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपने कैल्शियम लेनी है साथ में, आपकी वो बोन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो आपको कैल्शियम वगैरह लेना है, विटामिन डी ज़रूर लेना है। सो खाने की खुराक आपकी प्राइमरीली बहुत अच्छी होनी चाहिए, डाइट मेन, और डाइट का ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि फीमेल्स जब खाती हैं या तो वो खुल के खाती चल रही होती है तो उसमें ओवरवेट हो जाता है। Right. जब वेट हो जाते हैं तो हमारी जो बोन्स की कैपेसिटी है कि उस वेट को बेयर करते हैं। डॉक्टर साहब बातें अभी बहुत सी बैक पेन से मुतालिक करनी थी, लेकिन वक्त हमारे पास कम रह गया। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तारिक और डॉक्टर दुआ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह नई पेन्स की हम हल के साथ आएंगे कल। एक बार देखते रहिए। मैं और ज़ुहैब आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।